नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान के काले कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा है केंद्र सरकार से जवाब। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा त्रिपुरा का, जहां पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। 12 भाजपा विधायक हो गए हैं बागी और सीएम विप्लव देव पर लगाया कुशासन का आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बढ़ते महिला अपराध पर योगी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ा बयान आ गया है और योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग उत्तर प्रदेश में उठा दी गई है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में योगी सरकार फेल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खेती कानून, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बता दें कि दायर याचिका में कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह राज्यों का मामला है और इसमें संसद कोई कानून पास नहीं कर सकती। इस पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 3 बिल, जिसमें द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स और द एसेंशियल कमोडिटीज शामिल हैं, उन्हें पास करवाकर कानून बनाया है। इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह राज्यों का मामला है और इसमें संसद कोई कानून पास नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों से संबंधित मामलों में संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उन पर अपनी शक्ति लागू कर सके। बता दें कि कृषि कानूनों के राज्यसभा में पेश होने के बाद से हंगामा जारी है। राज्यसभा में हंगामे के बीच बिल पास हो गए और फिर इन्हें राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, इनका विरोध कर रही हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक तबका भी इसका विरोध कर रहा है, जो अब तक जारी है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसानों को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। त्रिपुरा में 12 भाजपा विधायक हुए बागी, सीएम विप्लव देव पर लगाया कुशासन का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। त्रिपुरा के करीब 1 दर्जन भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली पहुंचकर शीर्ष नेतृत्व को से सीएम बदलने की मांग की है। इन विधायकों ने सीएम विप्लव देव के ऊपर खराब नेतृत्व और कुशासन का आरोप लगाया है। बागी विधायकों के इस गुट का नेतृत्व राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुदीप रॉय बर्मन कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात के लिए समय मांगा है। सीएम की वजह से खराब हो रही भाजपा की छवि। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक बागी विधायकों में से एक विधायक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि वो लोग गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाजपा विधायक ने कहा, हम करीब 12 विधायक हैं जिन्होंने फैसला किया है कि हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीएम विप्लव देव की तानाशाही और खराब शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। सीएम की वजह से राज्य में भाजपा की छवि भी खराब हो रही है। सीएम नहीं बदले गए तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। भाजपा विधायक ने आगे कहा, हम राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भी बताना चाहते हैं कि हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और चाहेंगे कि राज्य में इस कार्यकाल के बाद भी अगली सरकार भाजपा की ही बने। लेकिन अगर त्रिपुरा में मौजूदा सीएम को नहीं बदला जाता तो राज्य में विपक्षी पार्टियां लेफ्ट और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर लेंगी। पहले ही अलग अलग मुद्दों पर अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण सीएम विप्लव देव कई बार पार्टी को शर्मिंदा करा चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते महिला अपराध पर योगी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेश उत्तम। जी हां दोस्तों, राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क में समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण की। इस अवसर पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि लोहिया जी का सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त करने का काम था। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना बढ़ती जा रही है। यूपी में जंगल राज है, ऐसे में योगी जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, किसानों ने केंद्रीय मंत्री को घेरा, बिना जवाब दिए निकले तो कांग्रेस ने कहा दाल में कुछ काला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर थे और इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने उन्हें घेर लिया। किसानों ने उनसे विवादित कृषि कानूनों को लेकर सवाल किए तो वह वहां से कुछ कहे बगैर ही चले गए। इस घटना का वीडियो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही कहा कि आज
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने काले कानून के विरोध में कुछ सवाल पूछे तो मंत्री जी बच के निकल गए। मंत्री जी, जनता ने आपको वोट दिए हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपका यूं बचकर निकलना यह साबित करता है कि दाल में कुछ काला है। वीडियो में किसान और अन्य लोग केंद्रीय मंत्री शेखावत से किसानों के मुद्दे पर बहस करते दिख रहे हैं। मंत्री ने बहस के दौरान लोगों से पूछा कि आप किसानों के पक्ष में हो या फिर व्यापारी के, तो लोगों ने कहा कि किसानों की वकालत कर रहे हैं। वहां उपस्थित एक शख्स ने कहा कि अगर हमें एमएसपी कहीं मिलेगा तो व्यापारी के गोदाम में नहीं मिलेगा, एमएसपी मिलेगा तो मंडी में मिलेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लोगों को बताया कि आपके श्रीगंगानगर और पंजाब के अलावा हिंदुस्तान में कहीं भी एमएसपी की खरीद मंडी में नहीं होती, व्यापारी नहीं करता है, नेफेड खरीदता है, हमारी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां खरीदती हैं। अभी हमने 75,000 करोड़ की खरीद की बात की, लेकिन उसमें एक भी खरीद मंडी में नहीं हुई। आप मंडी खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम तो मंडियां बढ़ा रहे हैं, हमने तो कहा कि मंडियां बढ़ा रहे हैं। इसके बाद मंत्री वहां से जाने लगे तो लोगों ने कहा कि आप भाग रहे हैं, भागिए मत। फिर मंत्री वहां से चले गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में आ सकता है बड़ा तूफान, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में तेज तूफान आने की आशंका जताई है, जिसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले हफ्ते तक देश के शेष हिस्सों से वापस लौटने की संभावना नहीं है, जिससे बारिश का मौसम और आगे बढ़ जाएगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है और नरसापुर तथा विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट को 12 अक्टूबर की रात को पार कर सकता है। फिलहाल यह पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा इसकी वजह से उत्तर कर्नाटक के भीतरी भाग, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और ओडिशा में 13 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, वर्तमान दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले हफ्ते तक वापसी के कम आसार हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी कम दबाव का एक क्षेत्र बना था। मछुआरों को समुद्र में जाने से मनाही। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि ओडिशा में आने वाले कुछ दिनों भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते ओडिशा के तटीय इलाकों के मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दक्षिणी ओडिशा में 45 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, अब इन दो बड़े नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करते ही विभिन्न दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं का विरोध स्वर भी तेज हो गया है। कल तक पार्टी के साथ हर स्थिति में साथ निभाने वाले आज अपनी अनदेखी से नाराज हो चले हैं। एक और जहां झंझारपुर से पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी ने रालोसपा से चुनाव लड़ने के लिए एनआर कटाया है, वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री देव नारायण मंडल ने भी पार्टी के निर्णय से नाराजगी दिखाते हुए झंझारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता करते हुए मंडल ने कहा कि भाजपा अब स्वर्गीय वाजपेयी की पार्टी नहीं रही, जो अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती थी। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ना तो कार्यकर्ता को मनोभाव से कोई सरोकार रह गया और न ही जनता की भावना से। सालों से पार्टी का झंडा लेकर चलने वालों को चुनाव में अनदेखी किया जाता है, बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, वे इससे आहत हैं। ऐसे में अब वे खुद झंझारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बेनीपट्टी सीट पर भी बीजेपी में बगावत की खबर है। पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं खजौली में भी अरुण शंकर प्रसाद की कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव बीच बैठक, जेडीयू के लल्लन सिंह ने कहा, दिक्कत है तो अकेले लड़ ले भाजपा, उखड़ गए थे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हैं, ताकि प्रचार के लिए भी कुछ समय निकाला जा सके। बता दें कि पहले चरण के मतदान में अब 20 दिन से भी कम समय है, लेकिन इस बार पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने में काफी समय लगा दिया। खासकर एनडीए गठबंधन ने, जहां जेडीयू, भाजपा और लोजपा के सीटों के बंटवारे को लेकर ही काफी दिनों तक मंथन चला। इस बीच सामने आया है कि इस मुद्दे पर जब पार्टी नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी, तो एक मौके पर जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने यहां तक कह दिया था कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से खुश नहीं है तो अकेले ही चुनाव लड़ लें। यह तनातनी करीब 2 हफ्ते पहले पटना में चुनाव में उतरने को लेकर हो रही चर्चा के दौरान हुई। भाजपा की ओर से बिहार के प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस और महासचिव भूपेंद्र यादव जेडीयू नेताओं के साथ सीट बंटवारे का मुद्दा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जब भूपेंद्र यादव ने सीटों के
मामले में भाजपा को दूसरे पायदान पर धकेले जाने की बात कही तो जेडीयू नेता लल्लन सिंह भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से असंतुष्ट है तो वह अपने दम पर चुनाव लड़ ले। बताया गया कि लल्लन सिंह की इस बात पर देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दोनों ही नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के बीच 122-121 सीटों पर लड़ने की सहमति बन गई। गौरतलब है कि चिराग पासवान की लोजपा बिहार चुनाव में अकेले ही उतर रही है। पार्टी ने साफ किया है कि वे भाजपा के खिलाफ नहीं है और चुनाव के बाद उसके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के बागी नेता से ज्यादा भाजपा की योजना का हिस्सा है। इसी के चलते लोजपा को 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की छूट भी मिल गई। कहा जा रहा है कि भाजपा बिहार में वरिष्ठ पार्टी की भूमिका में आना चाहती है और 2 हफ्ते पहले हुई बैठक में ज्यादा सीट मांगना इसी ओर इशारा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू का टिकट लौटाकर बागी बने नीतीश के करीबी मनोज कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के सवाल पर मुजफ्फरपुर में घमासान की स्थिति बन रही है। पार्टी के पुराने नेता, कई बार विधायक और एक बार मंत्री रहे मनोज कुशवाहा में बगावत के संकेत दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कुर्नी की जनता ने अगर दबाव दिया तो वो कुर्नी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यह हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि मनोज कुशवाहा को मीनापुर सीट से जेडीयू ने पहले पार्टी का सिंबल दिया था, जिसे मनोज कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के असहयोग की वजह से लौटा दिया था। उसके बाद मीनापुर की सीट मनोज कुमार नामक दूसरे नेता के हवाले कर दिया गया है। पटना में सिंबल लौटाकर लौटे मनोज कुशवाहा ने मीडिया को बताया, कुर्नी की जनता उन पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव रही है, तो जनता के दबाव के आगे हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। मनोज कुशवाहा ने साफ कहा कि वे कुर्नी के नेता ही नहीं बल्कि कुर्नी के बेटा भी हैं। वे जहां के लोगों की इच्छा को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए काफी तंज लहजे में कुशवाहा ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर वे कोई भी फैसला कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज कुशवाहा के चेहरे पर काफी तंज था और तनाव साफ साफ झलक रहा था। आंतरिक सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मनोज कुशवाहा एनडीए से बाहर किसी तीसरे बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज कुशवाहा कुर्नी के कदावर नेता हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा और तृणमूल के खिलाफ लड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। राज्य में अगले साल अप्रैल मई महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य मुख्यालय से लेकर 2 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में वृद्धि और दैनिक जरूरतों के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी विरोध जताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यहां गिर जाएगी भाजपा की सरकार। सीएम पर कई विधायक ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, क्या त्रिपुरा में भाजपा सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सूबे के 7 भाजपा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वे शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इन विधायकों ने सीएम देव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें तानाशाह और अनुभवहीन बताया है। बताया जा रहा है कि ये विधायक सुदीप राय बर्मन के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर रविवार को एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से इस्तीफा देने की मांग की। राज्य में भाजपा की सरकार पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार अपने रंगे पुते नेताओं के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिंघवी ने विपक्ष नेता सिद्धरमैया द्वारा येदियुरप्पा के बेटे बीआई विजेंद्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर बोल रहे थे। विजेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के ठेकेदार से रिश्वत ली थी। कांग्रेस ने एक बार फिर येदियुरप्पा, उनके बेटे, दामाद और पौत्र पर 662 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि येदियुरप्पा के बेटे और पौत्र जिस कथित ऑडियो और व्हाट्सएप की बातचीत में शामिल हैं, उससे साफ पता चलता है कि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्यों इस मामले में अभी तक कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने इस मामले में भाजपा के मौन पर सवाल किया कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास कोई विशेष शक्ति है। सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर भाजपा और मुख्यमंत्री के अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो या तो येदियुरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा येदियुरप्पा के मामले में चौकीदार क्यों सो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दूसरों के लिए चौकीदार बने हैं लेकिन अपने ही घर में भ्रष्टाचार को अनुमति दे रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए गठित की समितियां, सुरजेवाला को मिली चुनाव प्रबंधन समिति की कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के एक दिन बाद रविवार को कई समितियां गठित की। पार्टी महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। मोहन प्रकाश को 14 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में मीरा कुमार, तारिक अनवर, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, शकील अहमद और संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस के एक बयान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति, मीडिया समन्वय समिति, जनसभा एवं लॉजिस्टिक्स समिति, कानून समिति तथा कार्यबल कार्यालय प्रबंधन समिति को भी मंजूरी दी है। सुबोध कुमार को प्रचार समिति का संयोजक जबकि जे मिश्रा को समिति का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को चुनाव के लिए मीडिया समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद मिश्रा संयोजक और राजेश राठौर समिति के सह संयोजक होंगे। ब्रजेश कुमार मुनन को जनसभा एवं लॉजिस्टिक्स समिति का संयोजक जबकि वरुण चोपड़ा को कानूनी समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर सहित कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस महागठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारा समझौता के तहत कांग्रेस विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का भाजपा पर हमला, बोले लोकराज चलाने के लिए लोकलाज का आचरण करना सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय समेत सभी जिलों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मनाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान में लोक नायक को शत शत नमन करते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग विपक्ष को अपमानित करेंगे तो लोकतंत्र का सम्मान कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर डीएनए जैसे अप्रासंगिक आरोप लगाने से विपक्ष कमजोर नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि विभाजन विपक्ष के डीएनए में है। सपा कार्यालय से रविवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र सत्ता के लिए नहीं, जनता के भले के लिए होता है। लोकराज चलाने के लिए लोकलाज का आचरण करना सीखना चाहिए। लोकनायक में तनिक भी सत्ता लिप्स नहीं थी, वे जनतांत्रिक मान्यताओं के लिए समर्पित थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार है और यह हर मोर्चे पर विफल है। समाजवादी सरकार के समय में हुए विकास कार्यों से भाजपा चिढ़ी हुई है, अन्यथा लोकनायक जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की उपेक्षा नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार के समय जो थोड़ा काम रह गया था उसके लिए भाजपा सरकार बजट नहीं दे रही है। इससे जाहिर है कि भाजपा सरकार और इसके नेतृत्व की मानसिकता कितनी निम्न स्तरीय है। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा नेतृत्व का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उन्हें जेपी केंद्र के महत्व और आवश्यकता का अंदाजा नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जेपी की जयंती पर सभी जिलों में उनके चित्र और प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। राजधानी लखनऊ में जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण किया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया गया। लखनऊ में सिविल अस्पताल में युवा नेता दीपक रंजन के नेतृत्व में 60 युवाओं ने रक्तदान किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम उद्धव का बड़ा फैसला, आरए मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट रद्द, अब यहां बनेगा नया शेड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को काफी समय से विवादों में रहे और मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को देखते हुए मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले का रोक लगा दी है। आरए मेट्रो कार परियोजना का स्थान बदलने की घोषणा करते हुए इसे यहाँ कांजूर मार्ग स्थानांतरित करने की बात कही। ठाकरे ने डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा कि परियोजना को कांजूर मार्ग में सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा और इस काम में कोई खर्च नहीं आएगा। उन्होंने कहा, भूमि शून्य दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठाकरे ने कहा कि आरए जंगल के तहत आने वाली भूमि का इस्तेमाल दूसरे जन कार्यों के लिए किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जो बर्बाद नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार ने बताया था कि आरए वन भूमि 600 एकड़ है, लेकिन अब इसमें संशोधन कर बताया जाता है कि यह 800 एकड़ है। आरए वन में आदिवासियों के अधिकारियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए
हुए कहा कि आरे में जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। कहीं भी शहरी सेटअप में 800 करोड़ का जंगल नहीं है। मुंबई में एक प्राकृतिक फॉरेस्ट कवर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जिन नागरिकों और पर्यावरणविदों ने आरे परियोजना के खिलाफ विरोध किया था और उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर आपत्ति जताई थी, उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ठाकरे ने मुंबई की ग्रीन लंग आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जहां काम के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अक्टूबर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उस समय प्रदर्शन किया था, जब सरकार ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे आरे कॉलोनी में एक कार शेड के लिए 2000 से अधिक पेड़ गिरा दिए गए थे। तब आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।